हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 एसएस जी के क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है, नंद वंश के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उद्ग्रेसन प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? नंद वंश के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रेसन प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो याद रखना है, उग्रेसन प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है महापद्नंद को। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महापद्नंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल रहे थे? वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल रहे थे? तो याद रखना है, किस जेल की दीवार फांद कर भागने में सफल रहे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल। हजारीबाग सेंट्रल जेल को फांद कर भागने में सफल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि संसद के दोनों सदनों की किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो याद रखना है, अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है, याद रखना है, किसे? लैन काय को। जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लयन काय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रहा है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन थे? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन थे? प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन थे? तो याद रखना, मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है, अर्थशास्त्र में लॉरेंस वक्र मुख्य रूप से समाज में किस आर्थिक कारक की असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थशास्त्र में लॉरेंस वक्र मुख्य रूप से समाज में किस आर्थिक कारक की असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है, असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आय और धन का वितरण को। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिसे चित्तीदार हिरणों का गढ़ भी कहा जाता है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिसे चित्तीदार हिरणों का गढ़ भी कहा जाता है? तो याद रखना है, पश्चिमी चंपारण को। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिसे चित्तीदारी हिरणों का घर भी कहा जाता है? तो पश्चिमी चंपारण को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है, आवर्त सारणी में किसी समूह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में किसी समूह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है, परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के किस प्रसिद्ध जैन मंदिर की यात्रा की थी और वहां के पुजारियों को दान दिया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के किस प्रसिद्ध जैनपुर मंदिर की यात्रा की थी
और वहाँ के पुजारियों को दान दिया था। तो याद रखना है, वहाँ के पुजारियों को दान दिया था राजगीर के जैन मंदिर। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के किस प्रसिद्ध जैन मंदिर की यात्रा की थी और वहाँ के पुजारियों को दान दिया था राजगीर की जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगीर की जैन मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की थी और सुल्तान बना था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की थी और सुल्तान बना था? तो याद रखना है, चौसा का युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चौसा का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो याद रखना है, कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? 29 विषय को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू किया गया था? कड़ाई से लागू किया था। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विक्षेपण झुकाव सबसे अधिक होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विक्षेपण झुकाव सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है, बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित बिहार विद्यापीठ 1921 के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? कुलाधिपति कौन बने थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित बिहार विद्यापीठ 1921 के प्रथम कुलाधिपति कौन थे? कुलाधिपति कौन बने थे? तो याद रखना है, कुलाधिपति कौन बने थे? मजहरुल हक बने थे। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? प्रसिद्ध मुगल चित्रकार दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो आपको याद रखना है, किस दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? याद रखना है आप सभी को, अकबर का। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? अकबर का प्रमुख चित्रकार था मुगल चित्रकार दसवंत और बसावन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि वे कार्यपालिकाओं का न्यायपालिकाओं से अलग रखें? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि वे कार्यपालिकाओं को न्यायपालिकाओं से अलग रखें? तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, पर अनुवांशिकी का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था? अनुवांशिकी का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को माना जाता है जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तब मटर के पौधों पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था ग्रेगर जोहान मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा रहा है,
वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस ने किस मुख्य कारण से किया था? वर्ष 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस ने किस मुख्य कारण से किया था? तो याद रखना है किस मुख्य कारण से किया था। तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाले राजकुमार शुक्ल बिहार के किस गांव के निवासी थे? किस गांव के निवासी थे? चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने वाले राजकुमार शुक्ल बिहार के किस गांव के निवासी थे? तो याद रखना है किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुरली भरावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूर्णन करता है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूर्णन करता है? तो याद रखना दक्षिणावर्त घूर्णन करता है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण नोटबंदी किस वर्ष की गई थी जब बड़े मूल्य के नोटों को बंद किया गया था? भारत में पहली बार विमुद्रीकरण नोटबंदी किस वर्ष की गई थी जब बड़े मूल्य के नोटों को बंद किया गया था? तो याद रखना है 1978 में। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पहली बार विमुद्रीकरण नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? तो पहली बार विमुद्रीकरण नोटबंदी 1978 में की गई थी। अगर बड़े मूल्यों की नोटों की बंदी जो किया गया था 2016 में, जो मोदी जी किए थे, इसको भी याद रखिएगा। विमुद्रीकरण पूछा जाए नोटबंदी कब हुआ था तो 1978 में। ये मोदी जी जो बंद किए थे, नोटबंदी किए थे, 2016 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, वनस्पति जगत के किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि वे भूमि और जल दोनों पर निर्भर रहते हैं? वनस्पति जगत के किस वर्ग के पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि वे भूमि और जल दोनों पर निर्भर रहते हैं? तो याद रखना है भूमि और जल दोनों पर निर्भर रहते हैं, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे जिनका चयन वर्ष 1908 के सोनपुर अधिवेशन में हुआ था? वर्ष प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे जिनका चयन वर्ष 1908 के सोनपुर अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखना है सर अली इमाम का। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर अली इमाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, दिल्ली के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का दीपक कहा जाता है? दिल्ली के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो दिल्ली का दीपक कहा जाता है नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है, नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारतीय संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है? भारतीय संसद की किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, किस गैस को हास्य गैस लाफिंग गैस कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है? किस गैस का हास्य गैस लाफिंग गैस कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है? तो आपको याद रखना है लाफिंग गैस किससे कहा जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है।
लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। किस गैस का हास्य गैस लाफिंग गैस कहा जाता है जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है? तो N2O होता है, उसका रासायनिक सूत्र N2O को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। किस गैस को हास्य गैस लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जो गर्म जल के स्रोतों के लिए जाना जाता है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जो गर्म जल के स्रोतों के लिए जाना जाता है? जो गर्म जल के लिए स्रोतों के लिए जाना जाता है, तो याद रखना मुंगेर को। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर को कहा जाता है। चलिए मुंगेर को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। 29 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से किस तिथि को की थी? महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से किस तिथि को की थी? तो याद रखना है किस तिथि को की थी, 12 मार्च 1930 को की थी। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12 मार्च 1930। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, जब किसी देश की मुद्रा को मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब किसी देश की मुद्रा को मूल्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवमूल्यन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 31 में पूछा जा रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दृष्टि पटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? प्राचीन भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो याद रखना स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे कुषाण वंश ने। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुषाण वंश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का अधिकार किससे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद की सृजन या समाप्ति का अधिकार किससे प्राप्त है? तो अधिकार किससे प्राप्त है, याद रखना है संसद को राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 34 का इसकी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसद को राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है जो इसकी उदासीन प्रकृति को दर्शाता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जो इसकी उदासीन प्रकृति को दर्शाता है? तो याद रखना 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है जो एशिया का सबसे पुराना पशु मेला है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है? याद रखना जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सारण। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह
नगर लोथल वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना है किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पावधि के लिए धन उधार लेता है क्या कहलाती है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पावधि के लिए धन उधार लेता है क्या कहलाती है? तो धन उधार लेता है क्या कहलाती है? याद रखना है रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, आधुनिक उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है? आधुनिक उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो याद रखना है किस तत्व का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है, जर्मेनियम का। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जर्मेनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवड़ झील को किस वर्ष भारत के रामेश्वर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवड़ झील को किस वर्ष भारत के रामेश्वर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? रामेश्वर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, तो याद रखना है 2020 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2020। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।